Hey students, good morning. Students, in the previous video, I have explained before you about the scheme of the midday meal which will conduct in the 2000s for that lower caste student who were not able to take the schools. So after the midday meal, the result will be the in a large number of the student will came in school and the एजुकेशन रेट ऑफ आवर इंडिया विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखा था. टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट पैराग्राफ इज वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के यहाँ से. एंड इन द प्रीवियस वीडियो I hope you all will understand then what is the midday meal, what is the constitution and what was the key feature of our constitution. Okay, so the further para I am going to explain before you. Pay attention and study carefully. देखिए बच्चों, while government programs play an important role in increasing equality of opportunity. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हैं और बनाए हैं जिससे कि ऐसे अवसर भी दिए गए हैं हमारे समाज में, जिससे कि हम समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं उसको ख़त्म किया जा सके, उसको समान किया जा सके. देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन. लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे कार्य करने की और भी ज़रूरत है जिससे कि असमानताओं को दूर किया जा सके. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल. जबकि जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसने कहीं हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक इसमें उसने हेल्प भी किया है, जिसकी वजह से बच्चों का जो इंक्रीमेंट है, जो बच्चों का एक नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है स्कूलों में. यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने स्कूलों में आए हैं. किसकी वजह से? मिड डे मील स्कीम की वजह से. देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री. और इससे बहुत ज़्यादा अंतर भी हम लोग को देखने को मिले हैं बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड. चाहे वो गरीब बच्चे हों चाहे वो अमीर बच्चे हों, सभी के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है. इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री. यहाँ तक कि हमारे स्कूल में अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं विच दलित, जहाँ पे दलित चिल्ड्रेन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड. अभी भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जैसे और भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और जिनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है. These children are forced into unequal situation and which their dignity is not respected. ऐसे बहुत ऐसे पोर्शन हैं, बहुत ऐसे कार्य हैं जिनमें वैसे कार्य करने से उनकी जो मानवीय गुण हैं उनको ठेस पहुंच रहा है. ठीक है, बहुत ऐसे स्कूल है जिसमें कि भेदभाव की वजह से जो बच्चे हैं उनके मानवीय गुणों को ठेस पहुंच रहा है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. क्यों? क्योंकि हम, आप, हमारे जैसे और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठ रही है कि हमारे भारतीय समाज में हर एक इंसान बराबर है, समान है. ये नियम है यहाँ का कि हर एक इंसान समान है. One of the main reason for this is that attitudes change very slowly. देखिए, एक रीज़न ये भी है कि जो एक बिहेवियर में बन गया है उसको चेंज करना थोड़ा कठिन है. वो धीरे धीरे समय लगेगा उसको चेंज होने में, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है अचानक उसको हम और आप नहीं बदल सकते हैं. उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको बदलने में, उसको फॉलो करने में. इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ. यहाँ तक कि हर एक इंसान जानता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है वो कानूनन जुर्म है. दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपुल अनइक्वली. फिर भी
वो बहुत सारे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं जानने के बावजूद भी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनके कास्ट की वजह से, धर्म की वजह से, डिसेबिलिटी और योग्यता की वजह से, इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से, एंड बिकॉज दे आर वुमेन। हो सकता है कहीं कहीं औरतों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ऊंच नीच समझा जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इन इन्फीरियर। ये सारी चीज़ें सब खत्म तब होंगी जब आप हर एक इंसान ये सोचेगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी। हर एक इंसान को मानवीय गुणों के साथ, उसके सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करने का या फिर उसको व्यवहार देने का उसको अधिकार है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको डिग्निटी प्राप्त हो। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, established equality in a democratic society is a continuous struggle। लोकतांत्रिक समाज में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में समानता को इस्टेब्लिश करना बहुत लंबे समय से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता आ रहा है, बहुत एक बड़ा कठिन कार्य हो चुका है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी, चाहे अगर हम व्यक्तिगत रूप से लें चाहे हम किसी संगठन के रूप में लें, ये बहुत कठिन कार्य हो गया है, बहुत स्ट्रगल एक हो गया है कि सबको समान व्यवहार के रूप में देखा जाए। इन इंडिया, खास करके भारतवर्ष में, कंट्रीब्यूट टू एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। यहाँ तक कि इसके बारे में आप लोग आने वाले चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में या फिर अनइक्वालिटी के बारे में आप लोग आने वाले चैप्टर में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। और भी असमानताओं को के और भी मैटर हैं और भी इशूज़ हैं हमारे डेमोक्रेटिक भारतवर्ष में, कौन कौन से हैं चलिए उसको देखते हैं। यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, जहाँ पर असमानता शुरू से देखने को मिली है और जहाँ पर समानता के लिए बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़े हैं टू एग्जिस्ट, जिससे कि हम अपने अस्तित्व को बना करके इस भारतवर्ष में रह सकें। द ट्रुथ इज़ दैट, सच्चाई ये है कि इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, कि भारतवर्ष के और भी जो भी लोकतांत्रिक हमारा कंट्री है, जो देश है, द इशू इज़ इक्वालिटी कॉन्टिन्यूस टू बी द की इशूज़। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक समाज है, हर एक जगह हम लोगों को ये असमानता देखने को मिली और यही मेन मुद्दा है। अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल, जिसके इर्द गिर्द हर एक संगठन, हर एक संस्था स्ट्रगल करती है और घूमती रहती है, संघर्ष करना पड़ता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें हम, द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestor were the Slavs, यानी अमेरिका में रहने वाले जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो कि जिनके पूर्वज कभी दास रहा करते थे, who were brought over from अफ्रीका, जो अफ्रीका से लाए गए थे, continue to describe their lives today as largely unequal। वो अभी भी यूनाइटेड स्टेट में रहकर भी, इतने एक विकसित देश में रहकर भी उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वर अ मूवमेंट इन द लेट, और इसका तथ्य ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में चल करके सन 1950 ईस्वी में टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन्स ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, किससे? अमेरिकन से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, कि हम लोग भी क्या है, समान है, हमारे साथ असमानता का व्यवहार बिल्कुल न किया जाए। बैरियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स, वो अफ्रीकन जो अमेरिका में आकर के रहते थे, वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट। उनके साथ बिल्कुल असमानता का व्यवहार यूनाइटेड स्टेट में हो रहा था। एंड डिनाइड इक्वालिटी दो लॉ, और यहाँ तक कि उनके भी लॉ में ये दिया गया है कि इनके साथ समानता का व्यवहार हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो नहीं रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, जब वो बस से यात्रा करते थे, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, तो उनको उस अफ्रीकन अमेरिकन को जो अफ्रीका के से आकर के अमेरिका में बसे हुए थे, उनको बस की लास्ट वाली सीट पे बैठना पड़ता था।
देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सीट। कहाँ पे? जहाँ पे जो गोरे अमेरिकन हैं वो आगे बैठेंगे और बाद में जो पीछे वाली सीट है वहाँ पर अफ्रीकन, क्योंकि वो काले थे। अफ्रीकन अमेरिकन काले हुआ करते थे और अमेरिकन जो वहाँ के थे वो गोरे थे। रोज़ा पार्क्स 1930 to 2005, रोज़ा पार्क नाम की एक अफ्रीकन है, वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, एक औरत हैं जो अमेरिका में रहती थी, जो अफ्रीका से बिलोंग करती थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट। एक लंबे पूरे दिन के बाद काम करने के बाद जब वो आती हैं अपनी सीट पे बैठती हैं बस में, तो उस सीट को वो छोड़ने से मना कर देती हैं क्योंकि वो पूरे दिन काम करके थकी हुई होती हैं। टू अ वाइट मैन, किसके लिए? एक अमेरिकन औरत को बैठने के लिए। कहते नहीं मैं नहीं उठ सकती क्योंकि मैं पूरा दिन थकी हुई हूँ। ऑन 1 December 1955 की ये बात है। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द unequally way in which African American were treated and which came to be known as the civil right movement। और उस दिन से जब उन्होंने ये उठने को मना कर दिया तो वहाँ से एक वो जड़ एक बना मूवमेंट का, और उस मूवमेंट का नाम दिया गया क्या? सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिकों का मौलिक अधिकार का आंदोलन, जो कि यूनाइटेड स्टेट में चलाया गया था। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, जो सिविल राइट एक्ट है 1964 में हुआ है, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। द सिविल राइट एक्ट 1964 के अंतर्गत ये उनके संविधान में लिखा गया है कि आप किसी भी समुदाय की वजह से, किसी भी धर्म की वजह से, किसी भी राष्ट्र के उत्पत्ति, यानी चाहे वो किसी भी राष्ट्र से आए हुए आपके देश में हों, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन ऑफ अफ्रीकन। यहाँ तक कि संविधान में ये भी लिखा गया, उनको ये भी कायदे कानून बनाए गए कि अमेरिका का जो भी स्कूल है वो सभी स्कूल अफ्रीकन बच्चों के लिए भी खोलना चाहिए। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और अब उनको अलग अलग स्कूलों में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्पेशली सेटअप फॉर दैम। हाउएवर डिस्पाइट दिस, इतना कुछ होने के बावजूद भी अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन का बहुत ऐसी संख्या है जो गरीबी की वजह से इस यूनाइटेड स्टेट में इन सारे समस्याओं को झेल रहा है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। बहुत ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं यूनाइटेड स्टेट में जो अभी भी सरकारी स्कूलों में जाना ही अफोर्ड कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी, उनके पास बहुत कम सुविधाएं हैं। एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और बहुत कम पढ़े लिखे टीचरों से वो पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट। जैसा कि अगर हम किससे तुलना करें, उन अमेरिकन सफ़ेद गोरे लोगों से तुलना करें तो उनकी अपेक्षा में इनकी जो शिक्षा है वो भी बहुत कम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा मिलती है। हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो लोग कि वहाँ के अमेरिकन जो रहने वाले जो गोरे अमेरिकन हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, और लिव इन एरिया वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड, या फिर उस एरियाज में जा कर के पढ़ते हैं या फिर रहते हैं जहाँ पर जो सरकारी स्कूल भी हो वो अच्छी सरकारी स्कूल हो वहाँ पर रहते हैं, और तब प्राइवेट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में वो अपनी स्टडी को करते हैं। यानी उनको सुविधा भी अच्छी मिल रही है। इतना कानून बनने के बाद भी वहाँ के लोग अभी भी उनकी जो एक मेंटेलिटी बन चुकी है, जो एटीट्यूड में आ चुका है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेते हैं, दिख नहीं रहा है। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें भारतीय संविधान की, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ। मतलब ये मना है, हमारे संविधान के 15वीं अनुसूची में लिखा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, सेक्स, लिंग की वजह से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं।
द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन, यहाँ तक कि जो राज्य है वो किसी भी सिटीजन को के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी ग्राउंड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ कहीं, डेट ऑफ प्लेस कहीं भी हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कोई भी सिटीजन सिर्फ उनके धर्म की वजह से, रेस की वजह से, कास्ट की वजह से, सेक्स की वजह से, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से और एनी डेम्स या फिर किसी भी स्पेशली थिंग की वजह से भी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा, कोई भी अच्छी चीज़ें या फिर मतलब कुछ उनको बेनिफिट इन सब चीज़ों की वजह से नहीं मिलेगा। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ों पे ऐसे सभी लोगों को जाना अलाउ है, हर एक जगह हर एक इंसान जाएगा। द यूज़ ऑफ वेल्स, कुओं का यूज़ करेगा, टैंक्स का यूज़ करेगा, बाथिंग घाट्स का यूज़ करेगा, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट, मेंटेन्ड होली ऑफ द पार्टी, यहाँ तक कि कोई मंदिर हो, कोई शादी विवाह, हर एक जगह पे हर एक इंसान, हर एक जात समुदाय को जाने का पूरा पूरा हक है, हमारे आर्टिकल 15 में लिखा गया है। ठीक है, आगे है एक और पैराग्राफ देख लेते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक हूँ, मैं लोकतांत्रिक हूँ। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया। ऐसा बच्चों इस पैराग्राफ को रहने दीजिए, कल आगे इसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक जो ये ब्लू वाला कॉलम है यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, कल इसके आगे हम और क्लियर करेंगे। ओके, बाय बच्चों।